Very good morning to all of you. Today we will discuss about the poem Ode on a Grecian Urn. This poem has been written by John Keats, and this poem is included in the syllabus of BA second year. I mean, it's for third SAM, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये BA सेकेंड ईयर थर्ड सैम के अंदर प्रेस्क्राइब है पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। इस पोएम को जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ही डिड नॉट बिगिन टू राइट पोएट्री सीरियसली अंटिल ही वाज 21 and he died when he was just 26. So whatever he wrote during these 5 years. उन्होंने जो भी लिखा वो 21 साल से लेकर के 26 साल के बीच में लिखा है और बहुत सारे पोएम्स उन्होंने लिखी हैं एंड सम ऑफ द लवलीस्ट ओड्स जो उन्होंने बहुत सुंदर ओड्स जो लिखी हैं उनमें से कुछ एक के नाम हैं ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन ऑन एंड ओड टू ऑटम। अगर हम इस पोएम की बात करते हैं ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की, अगर हम इसे सरफेस लेवल पर देखें ऑन अ सरफेस लेवल तो ये जो पोएम है इट्स जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन अ ग्रीशियन अर्न। जो एक अर्न है, एक कलश है, कलश के ऊपर कुछ सुंदर सी कार्विंग्स हैं, कुछ सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं आर्टिस्ट ने और कीट्स हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट दोज कार्विंग्स। कीट्स ने उन कार्विंग्स को जो है डिस्क्राइब किया है। लेकिन ये बात हुई सरफेस लेवल की कि अगर हम सरफेस लेवल पर देखें तो सिर्फ इतना ही है। जैसे कुछ पिक्चर्स हैं उसके ऊपर जो उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, कुछ ट्रीज़ हैं, कुछ फॉरेस्ट हैं, कुछ पेस्टोरल सीन्स हैं, रस्टिक सीन्स हैं, रूरल एरिया को डिस्क्राइब किया है। लेकिन अगर हम डीपर मीनिंग की तरफ जाएं तो ही इज़ प्रेजेंटिंग अ कंट्रास्ट बिटवीन आर्ट एंड लाइफ। वो आर्ट और लाइफ के बीच में एक कंट्रास्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ही सेज दैट लाइफ इज़ ट्रांजिटरी। लाइफ जो है वो ट्रांजिटरी है, लाइफ जो है वो क्षणभंगुर है लेकिन जो आर्ट है इट रिमेन्स परमानेंट, इट इज़ इट रिमेन्स फॉर एवर, ये हमेशा रहती है। एंड ये जो ग्रीशियन अर्न है ये भी एक वर्क ऑफ आर्ट है क्योंकि इसको आर्टिस्ट ने बनाया है। एंड कीट सेज दैट आर्ट इज़ आर्ट इज़ अ फ्रेंड टू मैन। कि आर्ट जो है वो एक फ्रेंड का काम करती है मैन के लिए बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स मैन टू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस जॉय। एक ऐसे संसार की तरफ हमें ले जाती है जो जहाँ जॉय जो है वो एंडलेस है, जहाँ जॉय जो है वो ख़त्म ही नहीं होता है, इट रिमेन्स फॉर एवर, जहाँ हमेशा रहता है जॉय, हमेशा जो है हैप्पीनेस रहती है, प्लेजर रहता है, सब खुश रहते हैं। एक ऐसे संसार के अंदर हमें आर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इट ट्रांसपोर्ट्स मैन टू अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी। और अगर हम कीट्स के शब्दों में कहें तो ही इज़ ऑफ द व्यू दैट ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। तो अगर हम इसकी लाइंस को पढ़ें, फर्स्ट फोर लाइंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फोर लाइंस कुछ इस तरीके से हैं। दो स्टिल unravished bride of quietness, though foster child of silence and slow time, sylvan historians who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. नाउ इन दिस पोएम कीट्स जो हैं वो इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं इस आन को एज एन अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अनरेविश्ड का मतलब है जैसे अछूती दुल्हन, एक ऐसी दुल्हन जिसको अभी तक छुआ नहीं गया है, ये अभी भी पवित्र है। और उसको वो नाम क्यों दिया, क्योंकि इट इज़ लुकिंग सो फ्रेश, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो आज भी उतनी ही सुंदर दिख रहा है कलश जितना इट यूज़ टू बी ब्यूटीफुल सेंचुरीज एगो। जितना सैकड़ों साल पहले वो सुंदर था उतना ही सुंदर वो आज भी है। दैट्स वाई ही इज़ कंपेयरिंग, दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट इट इज़ एन अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ये एक ब्राइड के जैसे है और उसको लगता है कि इट इज़ अ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड टाइम,
कि कहीं ना कहीं ये साइलेंस चुप्पी की संतान है। जैसे ये थर्ड लाइन के अंदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सिल्वन हिस्टोरियन। सिल्वन हिस्टोरियन जो नाम जुड़ा है वो फॉरेस्ट से जुड़ा है। तो क्योंकि वो कलश ऐसा है जिसके ऊपर उसने जो है आर्टिस्ट ने कुछ फॉरेस्ट जो हैं वो कार्व किए हैं, पेंट किए हैं, कुछ ट्रीज़ की पिक्चर्स बनाई हैं। तो बिकॉज ऑफ दोज पिक्चर्स ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स, कीट्स इज़ डिस्क्राइबिंग इट एज अ सिल्वन हिस्टोरियन। उसको सिल्वन हिस्टोरियन का नाम दे रहा है। वो एंड फ्लारी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि टेल्स अ फ्लारी टेल मोर स्वीटली देन अ पोएम कैन टेल। मतलब पोएम के अंदर अगर हम शायद ये बातें सारी कहते तो ये शायद पोएम उतने अच्छे से डिस्क्राइब ना कर पाती जितनी वो पेंटिंग जो है उस कलश के ऊपर जो बनी हुई है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रही है। तो on the surface level, he's just trying to show that it is just like a bride। ये bride के जैसे सुंदर दिखाई दे रहा है, फ्रेश दिखाई दे रहा है। और फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट 5 to 10 अगर हम लाइंस की बात करें तो द लाइंस आर व्हाट लीव फ्रिंज्ड legend haunts about thy shape of deities of mortals or of both। Actually in these lines he is describing about those pictures which have been portrayed on that urn, जो उस कलश पर पोर्ट्रे की गई हैं, उन पिक्चर्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि काफ़ी सारी जैसे लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड जो हैं वो रस्टिक पिक्चर्स के बारे में बात करता है कि कुछ रूरल एरिया की बात कर रहे हैं कि कुछ देहाती सा वातावरण है उस पिक्चर के अंदर। और डियोटीज़ की बात की है, जैसे कुछ देवी देवता जो हैं उस पिक्चर के ऊपर बने हुए हैं। और मॉर्टल्स मतलब ह्यूमन बींग से है जो एक दिन नष्ट हो जाते हैं, ह्यूमन बींग्स की पिक्चर्स हैं। तो वो ही इज़ ट्राइंग टू गेस कि दिस स्टोरी मे बी ऑफ द गोड्स, कि इसके ऊपर जो ये पिक्चर बनी हुई है इस पिक्चर से हो सकता है कि जो बनाने वाला है ही मे बी टॉकिंग अबाउट द गोड्स। वो शायद देवी देवताओं की बात कर रहा है जो हु मस्ट हैव विजिटेड दैट वैली ऑफ टैम्पी, और जो उस जगह को विज़िट किया होगा देवी देवताओं ने। एंड इट मे ऑल्सो बी अबाउट द मैन। हो सकता है कि ये आर्टिस्ट जो है उन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करना चाह रहा हो हु यूज़ टू लिव ओवर देयर, जो वहाँ पर रहा करते थे अरकेडिया में। और देन ही इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट अनदर पिक्चर कि कुछ मैन हैं हु आर परस्यूइंग वीमेन, जो परस्यू कर रहे हैं वीमेन को, औरतों को। एंड वो जो लेडीज़ हैं दे आर ट्राइंग टू एस्केप देमसेल्व्स फ्रॉम दोज मैन। वो जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो उनसे बचने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरह से वो पिक्चर्स जो हैं वो डिस्क्राइब की है। और ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेस कि इस पिक्चर के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो आर्टिस्ट है वो इनके बारे में बताना चाह रहा है। एंड देन लास्ट लाइन की अगर हम बात करें, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। मीन्स देर आर म्यूजिशियंस, एक्चुअली देर इज़ अ पिक्चर ऑफ म्यूजिशियंस। कुछ म्यूजिशियंस की भी पिक्चर्स हैं who are playing sweet music on their pipes and timbrels। अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के वो कुछ म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। और ऑन द सरफेस लेवल अगर हम बात करें तो वो ही इज़ जस्ट डिस्क्राइबिंग दैट पिक्चर कि कुछ म्यूजिशियंस हैं जो अपना म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और दे आर एन्जॉइंग देयर म्यूज़िक, वो अपना म्यूज़िक एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डीपर मीनिंग की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट। वो कहता है कि जो हर्ड मेलोडीज़ हैं, जिस म्यूज़िक को हम सुनते हैं वो तो नो डाउट कि इट साउंड्स गुड टू आवर ईयर्स, वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। वो कहता है जो अनहर्ड म्यूज़िक है, मतलब जो म्यूजिशियंस उस पिक्चर के ऊपर बने हुए हैं, दोज म्यूजिशियंस आर प्लेइंग ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स पर बजा रहे हैं। और
उस पिक्चर के अंदर उस वक्त जो वो म्यूज़िक है वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, बट वी कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट कैन बी। लेकिन वो पिक्चर इतनी सुंदर लग रही है, इतनी लाइवली लग रही है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस टाइप का म्यूज़िक जो है वो उस वक्त वहाँ पर वो म्यूजिशियंस ने जो है प्ले किया होगा। तो कहता है वो म्यूज़िक हम सुन नहीं रहे हैं, उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है, बट वी कैन इमेजिन, लेकिन हम उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। तो जो अनहर्ड म्यूज़िक है वो दैट इज़ मोर स्वीटर इवन देन द हर्ड म्यूज़िक। जो हम लाइव म्यूज़िक सुनते हैं उससे भी ज़्यादा सुंदर हम इमेजिनेशन के अंदर हम सुन पा रहे हैं। So the poet sees on the Grecian urn the figure of the piper and the piper is playing his instrument. The poet can't hear his music. Poet जो है वो उसका म्यूज़िक सुन नहीं पा रहा है, but he can only imagine. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि कीट्स जो है वो यहाँ पे फिर से आर्ट और लाइफ का कंट्रास्ट दिखा रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू शो द superiority ऑफ इमेजिनेशन ओवर द रियलिटी। मतलब लाइव म्यूज़िक शायद इतना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जितना ये जो म्यूज़िक है हम अगर इमेजिन करें कि किस टाइप का म्यूज़िक उस टाइम वो पाइपर जो हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं बिकॉज़ थ्रू आर इमेजिनेशन। मतलब इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी से भी ज़्यादा सुपीरियर हो गई, वो ऐसा शो कर रहा है। उसके बाद 15 to 20 अगर हम लाइन चलें, फेयर यूथ बिनेथ द ट्रीज दो कैनस्ट नॉट लीव द सॉन्ग नोर एवर कैन दोज ट्रीज बाय बी बेयर। फिर से वो पिक्चर्स को ही शो कर रहा है कि एक हैंडसम यंग बॉय है दैट हैज़ बिन कार्व्ड ऑन द अर्न। एक हैंडसम यंग बॉय है जिसकी पिक्चर अर्न के ऊपर बनी है, एंड ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब क्योंकि वो एक पिक्चर है, क्योंकि ये एक पिक्चर है तो ये पिक्चर हमेशा रहेगी। वो जो बॉय है ही विल ऑलवेज रिमेन यंग बिकॉज ही इज़ इन द पिक्चर। अगर हम रियल की बात करें, रियलिटी में बात करें, तो अगर आज कोई यंग है तो टुमारो और इन कमिंग ईयर्स ही और शी विल बिकम ओल्ड। उसकी एज बढ़ेगी, वो ओल्ड होगा। लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको यंग बना देती है। अगर आज वो यंग है तो ही विल ऑलवेज रिमेन यंग, दैट बॉय विल ऑलवेज विल रिमेन यंग बिकॉज दैट इज़ इन द पिक्चर। वो 100 साल के बाद भी अगर हम उस पिक्चर को देखेंगे तो वो यंग मैन जो है वो यंग ही रहेगा। तो वो यही शो कर रहा है कि बार बार कीट्स यही बात करते हैं कि आर्ट और लाइफ में यही डिफरेंस है कि आर्ट जो है वो परमानेंट होता है, जबकि लाइफ जो है वो टेम्परेरी है, इट गेट्स डिस्ट्रॉय वन डे। हम अगर रियल में हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डेफिनेटली एक दिन वी ग्रो ओल्ड, हम बूढ़े हो जाते हैं, वी फाइनली डाई, मर जाते हैं बिकॉज वी आर मॉर्टल। लेकिन आर्ट जो है वो हमें परमानेंट कर देता है। एंड दैट गाय, दैट बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सॉन्ग गा रहा है तो ही विल कीप ऑन सिंगिंग, यू नो, वो हमेशा गाता रहेगा क्योंकि वो पिक्चर के अंदर है। द ट्रीज कार्व्ड ऑन द अनविल दे विल नेवर शेड देयर लीव्स। अब ट्रीज अगर उसके पत्ते हरे हैं तो उस पिक्चर के अंदर हमेशा हरे ही रहेंगे। दे विल नेवर गेट पेल, वो कभी भी झड़ेंगे नहीं, वो कभी येलो नहीं होंगे। The daring lover, though near his beloved, will never be able to kiss her. वो उस पिक्चर के अंदर अपनी बिलविड को किस करने की कोशिश कर रहा है, बट ही विल नेवर बी एबल टू किस हर, क्योंकि वो कोशिश ही कर रहा है। तो वो हमेशा कोशिश ही करता रहेगा उस पिक्चर के अंदर, वो कभी कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप बात करें डीपर मीनिंग की, तो वो हमेशा यंग रहेगा। वो उसकी जो इंटेंसिटी है उसके लव की, उसकी जो प्यार की जो गहराई है वो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि उस पिक्चर के अंदर वो काव हो चुका है। नो डाउट कि ही विल नेवर बी एबल टू किस हर, वो किस नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी गहराई जो है वो सेम बनी रहेगी। और उसकी जो बिलविड है, शी विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल, वो हमेशा सुंदर ही रहेगी। द गर्ल विल नेवर ग्रो ओल्ड, वो कभी भी, शी विल नेवर ग्रो ओल्ड, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। एंड द लवर्स लव फॉर हर विल नेवर ग्रो लेस, वो कभी भी कम नहीं होगा। सो here once again Keats is trying to show that art is permanent and perfect while human life and emotions are transitory. जो हमारे ह्यूमन लाइफ हैं, जो इमोशंस हैं हमारे, वो टेम्परेरी हैं, वो ट्रांजिटरी हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आर्ट के अंदर वो इमोशंस जो हैं वो हमेशा परमानेंट रहते हैं। तो आई थिंक
यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट जो है कवर करेंगे, एंड आई विल गो फॉर द सेकेंड वीडियो एंड विल ट्राई टू कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम. तो ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.